नमस्कार मित्रों। आज का जो स्वाध्याय है वो शिक्षा के ऊपर है और यह विषय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे जब बच्चे बड़े होते जाते हैं, शिशु अवस्था से आगे बढ़ते हैं, तो जब उनकी आयु 6-7 वर्ष होती है, तो उस आयु वर्ग को ध्यान में रखकर यह पाठ्यक्रम तैयार किया गया है कि कैसे उनको संस्कारवान, कैसे उनके विभिन्न आयामों, विभिन्न विमाओं का उचित विकास हो सके और वो केवल जो इन्फॉर्मेटिव शिक्षा जो उन्हें स्कूलों में मिल रही है, केवल वही उन तक सीमित न रह जाएँ। अपने जीवन में काम आने वाली विभिन्न आयामों, विभिन्न शिक्षाओं को ग्रहण कर सकें, विभिन्न अपने करणों, विभिन्न इंद्रियों का पूर्ण विकास कर सकें। इसके लिए हम विभिन्न स्वाध्याय को अपनाते हैं। इसी क्रम में हमने एक स्वाध्याय को अपनाया है और उसका पाठ्यक्रम है उद्योग। इसमें हम ये देखेंगे कि 6-7 वर्ष के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, लेकिन ये पाठ्यक्रम विशद एवं काफ़ी विस्तृत व्याख्या होने के कारण यह 8-9 वर्ष के बालकों तक के लिए भी उपयोगी है। इसलिए इस विषय को हम समझते हैं। इसमें विभिन्न आचार्यों के माध्यम से विवेचन किया गया है। यह संदर्भ पुनरुत्थान विद्यापीठ की पुस्तक शिक्षा का समग्र विकास प्रतिमान से लिया गया है, जिसके माध्यम से हम अपनी भारतीय संस्कृति की व्यवहारिक व्यवस्था को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अलग-अलग संस्थान जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, उन सब के ग्रंथों का हम उपयोग करते हैं, जिस माध्यम से हम अपने जो भी अच्छी चीज़ें हमारे जीवन को अच्छा बनाने में उपयोगी हो सकती हैं, वह हम अपनाने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारे जीवन में संतुलन कायम हो। तो इसमें आचार्य जी कहते हैं कि यंत्र विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, वाणिज्य अर्थशास्त्र और ग्राम व्यवस्था के विषयों का गहराई से एक जगह उन्होंने बताया कि उन्होंने अध्ययन किया था। कुछ वर्षों तक वे देश के ग्राम विकास के विभिन्न प्रकल्पों में भी कार्यरत थे। एक आचार्य श्रीनिधि हैं, वो अपने वो उनके निर्देशानुसार आचार्य सुमेरु ये जो बात बता रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया कि वो उन्होंने क्या-क्या किया था और वो कैसे जो भूमिका है, उसके बारे में ये बात रखी जा रही है। ग्राम विकास के क्षेत्र के देश के मूर्धन्य कार्यकर्ताओं के साथ उनका निरंतर विमर्श चलता था। समग्र विकास पाठ्यक्रम की रचना में भी उनकी उत्साहपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने पर्याप्त मेहनत से उद्योग विषय का पाठ्यक्रम तैयार किया और इसको आगे हम समझते हैं। इसका उद्देश्य है जीवन व्यवहार किसी न किसी तरह के क्रियाकलाप से चलता है। इसलिए हाथ से काम करना सीखना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। उद्योग हाथ को काम करना सिखाता है। हाथ की कुशलता अर्थात एक उँगली एवं अंगूठे से, दो उँगली एवं अंगूठे से, पाँचों उँगलियों से, मुट्ठी से, हथेली से,
दोनों हाथों से पकड़ने की कुशलता, दबाना, पिरोना, लिखना, चित्रण करना, ब्रश घुमाना इत्यादि की कुशलता, इन सभी कुशलताओं के विकास के लिए उद्योग आवश्यक है। हाथ से किए गए सभी कामों का संबंध उपयोगी एवं सार्थक उत्पादन के साथ होता है। ये सभी काम व्यक्तिगत जीवन में स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए एवं सृष्टि के लिए उपयोगी हों, ऐसे होने चाहिए। जिससे एक ओर उद्योग के द्वारा हाथ विभिन्न कार्यों को करने में कुशलता हासिल करते हैं, दूसरी ओर स्वावलंबन परिवार, समाज, विश्व, सृष्टि आदि में स्वयं का जिसके साथ संबंध है, उसके उनके लिए उपयोगी बनना एवं उनकी सेवा करने के लिए सक्षम बनना भी सीखते हैं। अपने आसपास से प्राप्त सामग्री का योग्यतम महत्तम उपयोग करने की एवं बिना उसे हानि पहुंचाए अधिक मूल्यवान बनाने की सूझबूझ भी उद्योग से प्राप्त होती है। सभी बड़े एवं रचनात्मक कार्यों को करने के लिए उपयोगी कौशल विकसित करने के लिए कक्षा 1 व कक्षा 2 के उद्योग की रचना की गई है। इस संदर्भ इसका जो है, उसमें उद्योग में ऐसे किसी कार्य का समावेश नहीं होगा जिसमें व्यवहार में कोई उपयोग न हो, अर्थात ये व्यवहारिक क्रियाकलाप है। निरर्थक श्रम, खर्च या वस्तुओं की बर्बादी को टालना इसका उद्देश्य है। पर्यावरण में एवं मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ऐसी किसी भी सामग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए या ऐसा कोई क्रियाकलाप नहीं करना चाहिए। परिवार की सेवा के केंद्र बिंदु स्वरूप भोजन बनाना, मूलभूत उद्योग के रूप में कृषि, सहायक उद्योग के रूप में कारीगरी, कलात्मक उद्योग के रूप में चित्र एवं इन सभी के लिए उपयोगी आधारभूत कौशलों का उद्योग में समावेश करना चाहिए। इन सभी के आनुषंगिक गुणों के रूप में स्वच्छता, सुंदरता, सार्थकता, चुस्ती, व्यवस्थितता इत्यादि का महत्व समझा जा सके एवं संपूर्णता का आग्रह रखा जाए, यह अपेक्षित है। पाठ्यक्रम और क्रियाकलाप कौशल एवं प्रयोजन, इसमें क्या क्रियाकलाप होंगे और उनका प्रयोजन क्या-क्या है, इस पर चर्चा होगी। अब क्रियाकलाप जैसे कौशल में सीधी रेखा, खड़ी, तिरछी, आड़ी। प्रयोजन लेखन की पूर्व तैयारी के लिए। दूसरा इसमें कौशल है टेढ़ी रेखा, अर्धगोल, गोल, टेढ़ी मेढ़ी खींचते हैं तो चित्र की पूर्व तैयारी के लिए है। तीसरा हाथ से फुट पट्टी से तह बनाते हैं तो इसमें पहाड़े, जोड़, अन्य लेखन के लिए चौखटें बनाना इत्यादि भूमिति की आकृति की पूर्व तैयारी। अगला कौशल काटना, जैसे हाथ से, कैंची से, छुरी से, तो इसका अब कहाँ प्रयोजन होगा? कागज एवं कपड़ों के विभिन्न उपयोग के लिए। दूसरा अंदाज से रेखा पर से तह बनाकर काटने के लिए, तो उसमें फल, साग, सब्जी आदि के लिए। तीसरा इसमें बिंदु है कागज एवं अन्य वस्तुएं, तो किस प्रकार से इनको कैसे कौशल विकसित करना है, इस पर हमें विचार कर रहे हैं। क्या-क्या क्रियाकलाप अपनाए जाते हैं इस आयु वर्ग में, उन पर विचार हो रहा है। अगला कौशल है तह करना, जैसे कागज की तह करना, तो उससे क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? कवर चढ़ाने में, व्यवहारिक उपयोग के लिए वो अनुकूल है। कपड़े की तह करना, विभिन्न-विभिन्न प्रकार के आकार के एवं माप के कपड़े एवं कपड़ों को कम जगह में व्यवस्थित रखने के लिए। चिपकाना, लेई से, गोंद से, फेविकोल से, तो इसका प्रयोजन होता है विभिन्न-विभिन्न आकार तैयार करने के लिए।
दूसरा इसमें कौशल है कागज तथा अन्य वस्तुएं चिपकाना। इसमें लिफाफा, तोरण तथा अन्य उपयोगी चीजें। तीसरा है उंगली एवं तुलिका का उपयोग करके ये चिपकाने के कौशल की बात थी। अब इसमें अगला कौशल है जैसे ईंट तैयार करना। अब विभिन्न क्रियाकलापों का समावेश करने वाला प्रकल्प है ये। जो बच्चे खेलते हैं तो वो खेलने के लिए विभिन्न क्रियाकलाप अपनाते हैं। उसमें इस तरह की कई एक्टिविटियों गतिविधियों का उपयोग होता है। तो मतलब स्वतः ही वो कहीं उसे मोबाइल देखने की या कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वतः ही कुछ ऐसे खेल खेलेगा। अब इसमें जैसे मिट्टी कूटना, मिट्टी छानना, मिट्टी भिगोना, मिट्टी गूंथना, खिलौना बनाना एवं सांचे में ढालकर ईंट बनाना, ईंट पकाना छोटी भट्टी में, ये किसी के सानिध्य में ही होगा, ईंट रंगना गेरू से, चूने से, अन्य प्राकृतिक रंगों से भी काम होता है ईंट रंगने का। ईंट का उपयोग कर कोई वस्तु बनाना। इस समग्र प्रकल्प का प्रयोजन इस प्रकार है। जैसे मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु इत्यादि पंच महाभूतों से घनिष्ठ संबंध निर्माण हो एवं उनके महत्व एवं उपयोग के विषय में जाना जा सके। कूटना, छानना, गूंथना आदि क्रियाओं में कुशलता प्राप्त कर सकें एवं व्यवहारिक प्रयोजन समझ सकें। चबूतरा, चौपाल खेलने के लिए खिलौने प्राप्त हो सकें। सृजन एवं निर्माण का आनंद प्राप्त हो। अगला इसमें कौशल आता है पिरोना, सिलाई करना, कढ़ाई करना, गूंथना। ये केवल लड़कियों के लिए हो ऐसा नहीं है, सभी के लिए उपयोगी कौशल है। क्रियाकलाप बड़े छोटे मोती पिरोना, सुई में धागा पिरोना, रेखा पर टाँके लगाना, कंतान या नेट पर टाँके लगाना, रस्सी या धागे से गांठें लगाना, जपने के लिए या गले में पहनने के लिए या मूर्ति को पहनाने के लिए माला तैयार करना, सुई धागे की सहायता से फूलों की माला तैयार करना, कढ़ाई एवं गूंथने के मूल कौशलों की प्राप्ति करना, मोती, मनका या कोई वस्तु निकल ना जाए इसलिए या बांधने के लिए गांठ लगाना, बिनौला छीलना, कपास निकालना, रुई धुनना, बुनाई करना। प्रयोजन कपास हमारे वस्त्र की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कितना आवश्यक है एवं वस्त्र की बुनाई में किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, उसका क्रियात्मक अनुभव प्राप्त करना। रुई का उपयोग कताई बुनाई के लिए करने की पूर्व तैयारी करना। दीपक के लिए बाती तैयार करना। ये हमारे लिए व्यवहारिक चीजें थीं, लेकिन इनको हमने अपने जीवन से निकाल दिया तो बालकों को छोटे छोटे काम करते नहीं है, तो उसके लिए उनको अपने खाली समय को भरने के लिए मोबाइल की आवश्यकता होती है। तो छोटे छोटे क्रियाकलाप, विभिन्न क्रियाकलाप जो जीवन में काम आते हैं, जो हम बाजार से खरीदते हैं, वो अपने परिश्रम से करता है बालक, तो वो उसका समय का सदुपयोग भी होता है और वह गलत चीज़ों को अपनाने से भी बचता है। गलत संस्कारों को भी अपनाने से उसे बचाने का प्रयास किया जा सकता है। अगला कौशल चित्र क्रियाकलाप उसमें क्या होते हैं? पूर्व प्राप्त रेखा खींचने के कौशल का उपयोग करके आकृति बनाना, रंग काम का कौशल प्राप्त करना, प्रयोजन सृजनशीलता का आनंद लेना। इसमें आला कौशल है छीलना, मसलना, बीनना, गूंथना, चुनना, चूरना, भुनना, मतना, हिलाना, निचोड़ना, थापना, घिसना, कूटना, रगड़ना।
इसके लिए क्या क्रियाकलाप होते हैं इनसे संबंधित? आटा गूँथना एवं मारना, अनार, अंगूर, मेथी, धनिया इत्यादि चुनना, उबले आलू, मटर की फलियाँ आदि छिलना, उबले हुए आलू आदि काटना, रोटी-पूड़ी बेलना, छाछ मथना, एकत्रित की गई वस्तुओं को चम्मच, कलछुल या हाथ से हिलाना, नींबू निचोड़ना, मूंगफली या अरहर के दानों या मिश्री आदि कूटना, खाकरा के सिके हुए पापड़ को चूरना, विकल्प इसमें जैसे आलू पोहा जैसे नाश्ता तैयार करना, भेल बनाना, नींबू या सौंफ का शरबत बनाना, पत्ता गोभी, ककड़ी आदि का कचूमर बनाना। प्रयोजन इसमें प्रत्यक्ष भोजन तैयार करने के लिए सक्षम बनना, घर से रसोई से मानसिक संसाधन का अनुभव करना, स्वाद, विविधता, प्रक्रिया, पद्धति वगैरह का क्रियात्मक अनुभव प्राप्त करना, विविध उपकरणों के उपयोग की क्षमता का विकास करना तथा इन उपकरणों की बनावट एवं उनके कार्यों को जानना। कृषि मेथी, धनिया, पालक, गेंदा इत्यादि बोना एवं पालना या उगाना। ये कृषि हमारा एक कौशल है। इसकी क्या-क्या क्रियाकलाप हैं? जमीन नरम बनाना, मिट्टी खोदकर क्यारियाँ बनाना, मिट्टी साफ करना, कंकड़ एवं निरर्थक घास दूर करना, खाद मिलाकर क्यारियाँ तैयार करना, बीज बोना या पौधे लगाना, पानी देना, सफाई करना, खरपतवार दूर करना, पौधे की वृद्धि का अवलोकन करना, फूल पत्ते चुनना। इनके प्रयोजन होते हैं जैसे रसोई में भोजन बनता है, वैसे ही जमीन से भोजन के लिए मूल सामग्री प्राप्त होती है। अन्नदात्री भूमि की खातिरदारी करना, अन्न उगने की प्रक्रिया में सहभागी बनना, सृजन के रहस्यों का अनुभव करना। समझ क्या हमें पैदा हुई? उद्योग पांचों कोशों के विकास से संबंधित विषय है। इसके अतिरिक्त व्यवहारिक जीवन में सबसे अधिक उपयोगी विषय है। मनुष्य को सभी विषय प्रकार से स्वावलंबी, स्वाधीन एवं स्वतंत्र बनाने वाला विषय है। स्वाधीन एवं स्वतंत्र मनुष्य उत्साह, आत्मविश्वास एवं प्रसन्नता से भरपूर बनता है। वह जीवन की सार्थकता का अनुभव करता है। स्वयं के लिए उद्यमी बनने के साथ-साथ वह अन्यों के साथ भी सौहार्दपूर्ण मेल बनाए रखता है। इससे उसे जीवन का आनंद प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त उद्यमशील मनुष्य परिवार के लिए, समाज के लिए एवं देश के लिए भी एक मूल्यवान संपत्ति होता है। इसलिए प्रारंभ से ही इस विषय का समावेश पाठ्यक्रम में किया गया है। प्रथम दृष्टि में यह पाठ्यक्रम बहुत लंबा एवं कठिन लगता है, परंतु प्रयोग करने से एवं अनुभव करने से ध्यान में आता है कि दोनों भय काल्पनिक हैं, क्योंकि ये सभी क्रियाकलाप सीखने के स्तर पर हैं। अर्थोपार्जन या घर चलाने की जिम्मेदारी से युक्त नहीं है, इसलिए इसमें आचार्य एवं माता-पिता का संपूर्ण मार्गदर्शन, सहयोग एवं नियंत्रण जरूरी है। अर्थात भेल बने एवं सबको अल्पाहार मिले तथा भरपेट मिले या विद्यालय का बाग तैयार हो, यह तो ठीक है, परंतु इसका मुख्य उद्देश्य सभी प्रकार के कौशल एवं समझ का विकास करना है, अनुभूति करना है। इसलिए छात्र के स्तर के अनुसार ही पूर्णता एवं उत्तमता की अपेक्षा रखी जाए। किसी भी कार्य के प्रारंभिक सोपान सीखने के लिए ही होते हैं। जब तक गलती ना हो, किसी तरह का व्यय ना हो, कहीं चोट ना लगे, तब तक कुछ भी सीखा नहीं जाता है। सीखने की शुरुआत अनुभव प्राप्ति से ही होती है। यह सब जितना जल्दी शुरू हो, उतना ही छात्र जिस जिस से संबंधित हैं, उन सभी को लाभ होता है। इस दृष्टि से इन सभी क्रियाकलापों पर विचार करना चाहिए। इन सभी क्रियाकलापों से लगता है कि भिन्न-भिन्न मूलभूत कौशल भी अनेक प्रकार के हैं, परंतु मूलतः मूलतः हाथ से संबंधित कौशल एवं क्रियाकलाप हैं। हाथ की विभिन्न क्षमताओं के विकास में सहयोगी बनने वाली मानसिक एवं बौद्धिक क्षमताएं भी इससे समाविष्ट हैं। एक सुभाषित है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात हाथ के अग्र भाग में लक्ष्मी, मध्य भाग में सरस्वती एवं दोनों हाथ के मूल में गोविंद का वास है। इसलिए प्रातःकाल हाथ का दर्शन करो।
ये क्यों कहा गया? इसको थोड़ा सा व्यवहारिक पक्ष में समझते हैं। लक्ष्मी अर्थात वैभव, सरस्वती अर्थात विद्या एवं कला, गोविंद अर्थात गायों को पालने वाले, धन के स्वामी। गायों को पालने वाले यानी कि क्योंकि गाय धन है एक प्रकार का, उसको पालने वाले स्वामी, इस प्रकार से। और दूसरा अर्थ कहा गया है इंद्रियों के स्वामी। जीवन में वैभव, विद्या, कला, धन इत्यादि प्राप्त करना है तो हाथों को काम करने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। हाथों को कार्यान्वित करने के लिए ही उद्योग विषय की रचना की गई है। और विभिन्न हाथों के प्रयोग को करते हुए, गोविंद का ध्यान करते हुए, इन क्रियाकलापों को करते हुए उसमें परिपक्वता आए, यही उद्योग विषय की मुख्य सार्थकता है। कैसे सिखाएं? उद्योग सिखाते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। जल्दी ना करें। कोई भी कौशल धीरे धीरे ही सीखा जाता है। हाथ की गति कम हो, साथ ही मानसिक रूप से भी जल्दी ना हो। धैर्य न खोएं, यह जरूरी है। यह गुण प्रतिदिन सिखाने वाले गुरु एवं माता पिता में होना चाहिए। यदि उनमें धैर्य होगा तो छात्रों में अपने आप ही आ जाएगा। कार्य जल्दी पूर्ण होने पर अधिक किया जा सकेगा, ऐसा तर्क भी उपयोगी नहीं है। एक साथ एक ही काम लंबे समय तक न करें। अर्थात किसी भी काम में महारत हासिल करने के लिए उसका अभ्यास आवश्यक है। अभ्यास अर्थात पुनरावर्तन, अर्थात एक ही कार्य बराबर नियमित रूप से करना। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय उस कार्य के लिए देना, प्रतिदिन कुछ समय देना आवश्यक है। ये नहीं कि एक ही बार में कार्य करते जा रहे हैं तो थकान महसूस होगी, लेकिन कुछ कुछ समय देंगे तो वह थकान का अभाव भी कम होगा और एक नियमित अभ्यास होने से वह निपुणता भी प्राप्त होगी। कार्य की इकाई छोटी एवं एक ही रखें। एक साथ अनेक कार्य न करें। इस तरह करने से कार्य में सफाई आती है, कौशल हस्तगत होता है, उस कार्य के प्रति समझ भी स्पष्ट रूप से बढ़ती है। गुणवत्ता का आग्रह रखें। निश्चितता, चौकसी, गुणवत्ता का आग्रह रखना चाहिए एवं छात्र में उसका आग्रह बने, ऐसी प्रेरणा देनी चाहिए। ऐसे आग्रह एवं अभ्यास से किसी भी कार्य का कर्म संस्कार बनता है। ऐसा संस्कार होने के बाद वह छात्र जीवन में जब भी कुछ भी कार्य करेगा तो उसमें सजगता, निश्चितता, उत्तमता आदि का आग्रह अवश्य होगा। पूर्ण कार्य करें। कोई भी कार्य जितनी इकाई निश्चित की हो उतना शुरू से अंत तक पूर्ण करें। आधा अधूरा न छोड़ें। छात्र के बस करना हो तो ऐसा कार्य उसे न करवाएं, परंतु स्वयं करते समय उन्हें देखने अवश्य दें। कुछ संस्कार देख देख कर भी बन जाते हैं। देखते देखते अपने आप निरीक्षण भी होता रहता है। स्वाभाविक रहें। कोई भी कार्य करते समय आवश्यकता अनुसार मौन रहें या बातचीत करते रहें। कार्य करते करते एकाग्रता आने पर स्वतः ही मौन आ जाता है एवं शांति स्थापित हो जाती है। उस समय शांति का भंग न करें। कार्य समाप्ति पर एवं उस संदर्भ में बातचीत करें। संगीत श्रवण कार्य जब चल रहा है तब उत्तम, मधुर, धीमा संगीत सुनने की व्यवस्था करें। इससे एकाग्रता की प्रसन्नता बढ़ेगी एवं स्वर, तार, लय के पक्के संस्कार बनते हैं। साधन सामग्री की गुणवत्ता एवं उसके रख रखाव का आग्रह, यह एक अच्छी शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। पेंसिल, माप पट्टी, स्लेट, कागज, रबर, पुस्तक, कॉपी, खुरपी, कुदाली, पानी देने के लिए झारी, कूटने पीसने भरने के साधन स्वच्छ, योग्य नाप के, व्यवस्थित एवं उत्तम गुणवत्ता से युक्त हों एवं टूटे फूटे न हों।
इसका ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त इनके रख-रखाव का स्थान भी योग्य हो। उन पर धूल-मिट्टी न जमे, जंग न लगे, टूटे या फूटे नहीं, इस पर भी ध्यान दें। यदि ऐसा हो तो तुरंत ही उन्हें ठीक करवा लें। चीज़ों का महत्तम उपयोग करें। बनी हुई चीज़ों का पूर्ण उपयोग हो यह देखें। व्यर्थ न होने दें। इस संस्कार के फलस्वरूप व्यक्ति की, घर की, देश की समृद्धि में वृद्धि होती है। कूड़ा एवं निरर्थक वस्तुओं का निकाल। यह भी पर्यावरण, स्वच्छता, समृद्धि, संस्कार आदि से सीधा ही संबंधित है। साग-सब्जी के छिलके, बेकार कागज, मिट्टी, बर्तन, कपड़े धोने से बचा हुआ पानी, सूखे फूल या पत्तियों आदि का निकाल ठीक तरह से हो इसकी व्यवस्था करें। प्रत्यक्ष सिखाते समय क्या ध्यान रखें? जैसे रेखा खींचना है, तो उस समय प्रथम चरण है रेखा खींचना। छात्र उँगली से, पेंसिल से, पेन से ज़मीन पर, स्लेट पर, दीवार पर या कागज़ पर टेढ़ी-मेढ़ी रेखाएँ खींचता है। उसका वह क्रियाकलाप तो बहुत पहले से ही शुरू हो जाता है, परंतु उसकी पेन पकड़ने की पद्धति सही नहीं होती, इसलिए उसे सही तरह से पेन पकड़ना सिखाएँ। सही तरीके से पेन पकड़ने से भी उसकी लकीरें भी ठीक बनेंगी। दूसरा बिंदु उसमें ध्यान रखना है, आड़ी-टेढ़ी रेखा नहीं, रेखा रेखा नहीं है। रेखा अर्थात दो निश्चित बिंदुओं को जोड़ना। ऐसी रेखा खींचने के लिए सर्वप्रथम किसी भी प्रकार के माप के बिना हाथ से ही रेखा खींचने के लिए कहना चाहिए। आड़ी तिरछी रेखा एवं रेखा के बीच का अंतर मस्तिष्क में बैठने तक मुक्त रूप से रेखाएं खिंचवाना चाहिए। इसके लिए कल्पना के अनुसार विभिन्न विभिन्न वस्तुओं के आकार बनाने के लिए कह सकते हैं। ये रेखाएं स्वाभाविक रूप से ही घुमावदार होंगी। गोल, अर्धगोल, लंबगोल, आम का आकार, बेलन का आकार आदि विविध प्रकार से टेढ़ी रेखाएं खींचने का अभ्यास हो यह जरूरी है। यह इन आकारों में माप नहीं होगा, परंतु धीरे-धीरे इन्हें अनुपात की ओर ले जाएं। पैर तथा हाथ की हलचल पर नियंत्रण रहे, इसलिए मुक्त एवं नियंत्रित क्रियाएं करवाएं। इसके बाद बारी आती है सीधी रेखा की। सीधी रेखा खींचने के लिए हाथ की हलचल पर अधिक नियंत्रण एवं अधिक एकाग्रता की जरूरत होती है। इसमें सहायता के लिए उन्हें बिंदु निश्चित करके दें। ये बिंदु एक दूसरे से बहुत दूर नहीं होने चाहिए। प्रथम उनसे सीधी रेखा खिंचवानी चाहिए। ये रेखाएं इतनी प्रकार से खिंचवाएं। आड़ी रेखा बाईं ओर से दाहिनी ओर जाने वाली, खड़ी रेखा ऊपर से नीचे की ओर जाने वाली, तिरछी रेखा बाईं से दाहिनी ओर जाने वाली, तिरछी रेखा दाहिनी से बाईं ओर जाने वाली। इसके बाद कागज की तह बनाकर उस पर रेखा खिंचवाएं या खिंची हुई रेखाओं पर ही रेखा खिंचवाएं। ऐसी रेखा 1 या 2 या 3 इंच जितनी लंबी हो खिंचवाएं। उन्हें ऐसा बनवाना। इसमें पांचवा बिंदु, इसके बाद बारी आती है फुट पट्टी से रेखा खींचने की। इसके लिए भी बिंदु निश्चित करना चाहिए। फुट पट्टी छोटी 6 इंच की ही हो तो अधिक सुविधा रहेगी। पारदर्शक हो तो बहुत ही उत्तम है। फुट पट्टी से रेखा खींचने के लिए प्रथम स्लेट एवं बाद के कागज का उपयोग करें। जब तक रबड़ का उपयोग नहीं कर सकते, तब तक पेंसिल का अधिक उपयोग न करें। ये रेखाएं आड़ी, खड़ी, तिरछी सभी तरह की होनी चाहिए। यद्यपि अनुभवी आचार्य समझ सकते हैं कि फुट पट्टी के उपयोग से खड़ी रेखा खींचना सरल है, परंतु आड़ी रेखा खींचना उतना सरल नहीं है। इसलिए प्रथम खड़ी रेखा, इसके बाद तिरछी रेखा एवं इसके बाद आड़ी रेखा खिंचवाएं। इसी तरह घुमावदार रेखाओं को भी अनुमानित करने का प्रयास करना चाहिए। एक सीमा में रहकर विभिन्न आकार बनवाने का अभ्यास करवाएं। इसके बाद सीधी, तिरछी एवं घुमावदार रेखाओं का एक साथ उपयोग हो। इस तरह भिन्न भिन्न आकार बनाने का खेल
चलता रहे। सावधानियां इसमें क्या रखना है? रेखा खींचना अन्य क्रियाकलापों के लिए मूलभूत कौशल है। इसे जब तक रेखा खींचना पूर्ण रूप से नहीं आता, तब तक लेखन न करवाएं। करवाएंगे तो लेखन अच्छा न होने की संभावना रहेगी। रेखा खींचने के लिए प्रथम रेत में उंगलियों से, फिर जमीन पर खड़िया से, इसके बाद स्लेट पर पेन से, अंत में कागज पर पेंसिल से खींचने का क्रम बनाएं। कक्षा एक में प्रारंभ के 3 मास इस क्रिया के लिए देना चाहिए। इसके बाद रेखाओं का व्यवहारिक उपयोग अर्थात लेखन, कोष्ठक बनाना, चित्र बनाना आदि शुरू करें। इससे संबंधित आनुषांगिक कौशल है पेन पकड़ना, स्लेट पकड़ना, कागज कड़ी सतह पर रखना इत्यादि। इसकी ओर पर्याप्त ध्यान दें। स्लेट, पेन, कागज, पेंसिल, खड़िया के नीचे की जमीन की सतह समतल है या नहीं, इसका ध्यान रखें। यह सब करते समय समतल बैठक व्यवस्था बनाएं रखें। छात्र पेट के बल लेटकर आगे की ओर झुककर स्लेट या कॉपी तिरछी रखकर न लिखे, इसका ध्यान रखें। उद्योग की अभ्यास पुस्तिका में रेखा खींचने के लिए एक स्वतंत्र विभाग होना चाहिए, परंतु अभ्यास पुस्तिका की बारी तो अंत में आती है। उससे पहले पूर्ण अभ्यास रेती जमीन, स्लेट आदि पर करना आवश्यक है। रेखा खींचने के कौशल एवं का स्वतंत्र मूल्यांकन होना चाहिए। मूल्यांकन के बाद उस पर आधारित आगे की के अन्य मुद्दों की ओर जाना चाहिए। ध्यान रहे कि यह जीवन भर चलने वाला विविध प्रकार के क्रियाकलापों की नींव है। विभिन्न विभिन्न विषयों के लिए आधारभूत सोपान भी यही है, इसलिए इसका महत्व बिल्कुल भी कम नहीं आंकना चाहिए। इस कौशल से संबंधित शब्द रेखा, पंक्ति, बिंदु, सीधी रेखा, तिरछी रेखा, बेल, बूटेदार छाप, रंगोली आदि सरलता से समझे जा सकें, इस तरह उनका उपयोग करना चाहिए। पंक्ति में बैठना, रेखा पर खड़े रहना, रेखा पर चलना, रेखा के अंदर रहना इत्यादि समझ में आना चाहिए। योग का अगला भाग काटना से प्रारंभ हम करेंगे। फिर इसको अगले द्वितीय भाग में हम इसको पूर्ण करेंगे। धन्यवाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अब हम अपने बालकों के लिए इस विषय को सीखेंगे, सिखाएंगे, तो बालक समझ सकते हैं कि उनके लिए क्या जरूरी है।